ज्ञान सिंह से अलग होकर वो भी कतरे परेशान सा हो गया था। जाने ये कौन था, उसका नाम क्या था। उसकी आंखों में तैरती नमी ने इस बात का एहसास तो खान को दिला दिया था कि ज्ञान सिंह ने भी उसकी तरह अपनी शख्सियत पर जाने कितने खोल चढ़ा रखे हैं और वो कोई गैर नहीं, उसका ही हम वतन और हम मजहब है। जाने उस जैसे कितने पाकिस्तानी अपनी जाने हथेली पर लिए यहाँ सरगर्मे अमल हैं। ये लोग दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर अपने वतन की आंखें बने यहाँ भेस बदले वतन के मफादात की निगरानी कर रहे हैं। जाने इस राह पुरखार में कितनी सोहबतों का सामना उन्हें करना होता होगा। तारीख में भी कभी उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो मरते वक्त भी पराया भेस बदले हुए होते थे। ज्ञान सिंह को अमानत सौंप कर वो अपने आप को बहुत हल्का पुल्का महसूस करने लगा था। ये मामूली बात नहीं थी। इब्तदा ही में उसके पार कुमार जैसा सेफ हाउस और कारपोरल अजसानी जैसे मकामी दोस्त मौजूद थे। अब उसे अपना ज्यादातर खेल उन्हीं दो मोहरों के गिर्द खेलना था। वो चाहता तो मिस्टर सहाय के यहाँ पहुँच जाता, जहाँ उसे मुकम्मल अमान हर तरह मुयस्सर थी, लेकिन नहीं। उसने सोचा पहले उसे अपना हुलिया बदलना था। बठिंडा में उसने दिल्ली में अपने नए और मुस्तकबिल के घर के मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट छोड़ दी थी और उसे उम्मीद थी कि उस लिफाफे में दिल्ली के मुताल्लिक ही हदायत मौजूद होंगी। फिल वक्त वो लिफाफा खोल कर देखने के लिए बेचैन हो रहा था और इस मकसद के लिए उसे कोई वीराना दरकार था। क्यों ना कनात पैलेस चलूं, उसने ख्याल किया और एक रिक्शा में वो उस तरफ रवाना हो गया। कनात पैलेस जमुना किनारे बनी वो बस्ती थी जो कभी दिल्ली की शुरफा का मस्कन रही होगी, लेकिन आज वहाँ शराफत नाम की कोई शय उसे दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि बेहयाई का मस्कन दिखाई पड़ता था। बाग के एक एक वीरान गंज में जो मकामी कॉलेजों की लड़कियों और लड़कों के बेहुदा और नेम बुरहना माहौल से अभी तक महफूज था, वो एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। उसके चारों तरफ धूप रक्स कर रही थी। नर्म और पुरसकून धूप ने अपनी गोद सारी दुनिया के लिए वाह कर रखी थी। ठंडी हवा के साथ उस धूप ने उसे बहुत सुकून बख्शा। उसने चारों इतराफ माहौल का सरसरी नजरों से जायजा लिया और मुतमईन होकर लिफाफा चेक कर लिया। सबसे ऊपर एक मकामी बैंक का 20,000 रुपए का चेक उसके लिए मौजूद था, जिसके साथ एक खाली कागज पर कहीं कहीं पीले धब्बे उसे दिखाई दे रहे थे। अपनी जेब से माचिस निकालकर उसने तीली सुलगाई और कागज को आंच देने लगा। जल्द ही लफ्ज नुमाया होकर उभर आए। उसकी अब तक की भागदौड़ को, खसूसन नत्था सिंह जैसे गद्दार और डबल क्रॉस का उसके हाथों अपने अंजाम को बहुत जाना बहुत सराहा गया था और इस कारनामे पर उसे बाकायदा मुबारकबाद दी गई थी। खान को इस बात की इजाजत दे दी गई थी कि वो दिल्ली में सहाय घराने का कवर हासिल कर ले। इसके साथ ही मुख्तसर तरीन अल्फाज में एक मकामी काम बताया गया था और अगले अहकामात हासिल करने और मकामी काम को अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए अगले चंद रोज की आरवी लिखी गई थी। कागज और लिफाफा उसने जलाकर राख कर दिया और राख को पांव से अच्छी तरह मसल डाला। अब उसका रुख कनात पैलेस की मकामी आबादी के किसी बड़े रेडीमेड गारमेंट स्टोर की तरफ था। घंटा डेढ़ की मगज खपाई के बाद बिलाकर उसे मतलूबा अशिया मिल गई और जब वो वहाँ से फारिग होकर बाहर निकला तो न सिर्फ ये कि उसके हाथ में मौजूद अटैची केस में जरूरियात जिंदगी की हर शय थी, बल्कि उसका अपना हुलिया भी बिल्कुल बदल चुका था। अब वो पहले वाला अरुण कुमार शर्मा बन चुका था और थोड़ी ही देर बाद वही अरुण कुमार शर्मा एक टैक्सी की पिछली सीट पर बड़े इत्मीनान से बैठा रघुनाथ सहाय के घर की तरफ जा रहा था। पहाड़गंज की उस आबादी तक पहुंचने में उसे बमुश्किल आधा घंटा लगा था। यहाँ एक छोटी सी सरकारी कॉलोनी में वो लोग रहते थे। ये कॉलोनी एक तरह से नई और पुरानी दिल्ली का संगम भी था। उसने ड्राइवर को मिस्टर सहाय का नंबर बता दिया था और अब वो खुद ही मकान ढूंढने का तरद्दुद कर रहा था। ड्राइवर ने टैक्सी गेट के ऐन सामने लाकर खड़ी कर दी। दरवाजे के बाहर उसे किशोर खड़ा नजर आया, जो खान पे नजर पड़ते ही तेजी से अंदर भागता चला गया। शायद घर वालों को खबर करने गया था, क्योंकि खान के टैक्सी वाले को फारिग करने तक दोबारा किशोर आशा अपनी माँ के साथ गेट पर पहुंच चुका था। अरे भैया, आशा ने उसे देखते ही नारा बुलंद किया, पाए लागू माता जी। खान ने झुककर मिसेस सहाय के पांव छुए, जिन्होंने उसे खड़े होते ही अपने पोपले मुंह से बेशुमार दुआओं और बोसों से नवाज दिया था। किशोर ने उसका नन्ना सा अटैची केस थाम लिया था और घर वालों की मईत में अंदर दाखिल हो गया। 3 कमरों, एक स्टोर, किचन और ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल ये खूबसूरत सा मकान ही शायद सहाय की जिंदगी भर की कमाई का निचोड़ था। खान के लिए इन लोगों ने पहले ही से अलग बंदोबस्त कर रखा था। उसे दरवाजे के बिल्कुल साथ वाला कमरा दे दिया गया। खान की नजरें अभी तक बड़ी बेताबी से घर का जायजा ले रही थी। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो 1 घंटा से पहले नहीं आने वाली, उसे चंद मिनट के लिए अकेला पाकर आशा ने झट से कहा। ओह नहीं नहीं भाई, मैं तो भाई आपका मकान देख रहा हूँ।
अरे महाराज, हमसे क्या पर्दा। आशा ने बड़ी बेतकल्फी से उसके बाजू पर हाथ मारा और कहका लगाकर हंस दी। खान ने भी उसके साथ हंसने में किसी बुखल से काम नहीं लिया था। ये कमरा शायद इन लोगों ने बठिंडा से वापस आने के फौरन बाद ही उसके लिए मखसूस कर दिया था। कमरे में पलंग नया लगाया गया था और दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग भी लटक रही थी। जब उसने कोने में रखी मेज पर सजे फूलों के गुलदस्ते को अपनी जगह से आदत के मुताबिक हटाकर देखना चाहा तो नीचे धरे एक कार्ड पर रमा ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा था, इस घर में आने वाले नए मेहमान के लिए खूबसूरत सी तमन्ना कि वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाए। एक मगमूम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। उसे इस आर्टिस्ट लड़की पर तरस आने लगा जिसने एक ही मुलाकात में अपना मुकद्दर उससे वाबस्ता कर लिया था। वो हवा के एक झोंके की तरह यहाँ आया था, जाने कब कहीं और निकल जाता। माताजी तो उसे कमरे में छोड़कर रसोई में जा घुसी थी और किशोर को उन्होंने बाजार दौड़ा दिया था। आशा को भी वो बार बार हाथ बटाने के लिए रसोई में बुलाती थी, जो खान को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद ही उसके सामने हिंदू घरानों की रवायती मेहमानदारी के नमूने बिखरे पड़े थे। जो पापड़ उसके सामने रखे थे इससे पहले खान ने शायद कभी देखे भी नहीं थे। और भी इसी तरह की बहुत सी अशिया पड़ी थी। उसने इन लोगों का दिल रखने के लिए बादल नख्वास्ता कुछ जहर मार कर ही लिया। रमा के कॉलेज में आज शायद कोई फंक्शन था। आशा ने तो चाहा कि वो जाकर उसे खान की आमद से मुतल्ला कर दे, लेकिन खान ने उसे बड़ी सख्ती से मना कर दिया। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, उसने आशा की तसल्ली करवाते हुए कहा। बूढ़ा साहब भी घर वालों की लान तान से बचने के लिए सुबह को घर से निकलता और फिर शाम ढलते लौटा करता था। दोपहर को खाना खाने की अब उसमें हिम्मत ही बाकी नहीं रही थी। माताजी से इजाजत लेकर आशा और किशोर को अपने साथ लेकर कहीं सैर के बहाने वो बाहर निकल गया। उसने इस दौरान दोनों बहन भाइयों की ख्वाहिशात और कमजोरियों का अंदाजा लगा लिया था। किशोर को अपने हाथ में रखना यूं भी उसके लिए नागुज़ीर था। ये लड़का किसी भी वक्त बिगड़ कर उसके लिए दुश्वारियां पैदा कर सकता था। दोनों को साथ लेकर सबसे पहले वो बैंक पहुंचा। इतनी बड़ी रकम का चेक कैश करवाते हुए उन्होंने शायद पहली मर्तबा किसी को देखा था। यूं तो इस घर के सब ही मेंबरान उसकी अमारत के कायल थे, लेकिन उसने किशोर को बतौर खास आज मरऊब किया था। यहाँ से दोनों बहन भाइयों के साथ वो दिल्ली के एक बड़े होटल में जा पहुंचा। खान ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया जैसे उसने दोनों की कई जन्मों की छुपी हुई ख्वाहिश को पूरा कर दिया हो, लेकिन वो बेचारे एहसास कमतरी के हाथों खासे दबे दबे नजर आ रहे थे। जिस ख्याली दुनिया को उन्होंने अपना मस्कन बना रखा था, वहाँ ऐसे होटलों में जाने की ख्वाहिश तो जरूर जन्म लिया करती है, लेकिन अमली जिंदगी में शायद वो उसके नजदीक भटकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और आज भगवान की दया से उन्हें ऐसा भाई मिल गया जिसने उनके इस ख्वाब को हकीकत का रूप दे दिया। दोनों इस पर मरे मिटे जा रहे थे। होटल से फारिग होते ही वो लोग अब एक बड़ी मार्केट का रुख कर रहे थे। अपनी तरफ से वो इस खानदान पर बड़ा भरपूर हमला करने जा रहा था। उसने इस घर में बसने वाले एक एक फर्द की नफ्सियात को समझ लिया था। वो जान गया था ये सब लोग महरूमी की एक अनदेखी आग में सुलग रहे थे। घर में मौजूद असबाब का अंदाजा भी उसने बखूबी लगा लिया था और उसे यकीन हो चला था कि बूढ़े सहाय ने जिंदगी सिर्फ तनख्वाह ही पर गुजार दी है। शाम गए जब वो शॉपिंग से फारिग होकर घर पहुंचे तो सहाय घर में मौजूद था। दोनों मियां बीवी की आंखें खुशगवार हैरत से जैसे पथरा कर रह गई थी जब उन्होंने किशोर, आशा और खान के अलावा टैक्सी ड्राइवर को भी बड़े बड़े डब्बे और पैकेट उठाए अंदर दाखिल होते देखा। खान ने इन पर बड़ा गहरा वार किया था। एक डब्बे में टीवी था और दूसरे में किशोर और आशा के लिए डेक। बेटा, सहाय की तो जैसे जुबान ने हिलने से इनकार कर दिया था। बस बापूजी, एक लफ्ज भी ना कहिएगा इससे आगे। मेरा मन गवाही देता है कि जरूर किसी पिछले जन्म में आप मुझसे बिछड़ गए थे। अब मैं सारे जन्मों का हिसाब चुका दूंगा। उसने शानदार अदाकारी का मुजाहिरा किया और आंखों में आंसू भरकर बापूजी से लिपट गया। माहौल खासा जज्बाती हो गया था। सहाय और मिसेस सहाय के अलावा दोनों बच्चे भी आंसू बहा रहे थे और चारों खान से बारी बारी लिपट कर उसे नजरे अकीदत पेश कर रहे थे। जाने बेचारे कब से तरस रहे थे। इन दोनों चीजों के अलावा जिनमें आशा और किशोर जीन्स, बापूजी और माताजी के लिए सिले और अनसिले कपड़े और रमा के लिए 2 साड़ियां रखी थी। खान ने इस मौका पर मिसेस सुशील और उसके बच्चों को भी फरामोश नहीं किया था। वो जानता था कि आज की मजबूत सरमायाकारी ही पर उसने अपने मुस्तकबिल की बुनियादें इस्तवार करनी है। किशोर और आशा तो खुशी से दीवाने हुए जाते थे। दोनों बूढ़े बार बार टीवी और डेक को छूकर शायद इस बात का यकीन कर लेना चाहते थे कि वाकई वो ख्वाब तो नहीं देख रहे। शाम ढले जब रमा घर पहुंची तो घर का बदला हुआ नक्शा देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। खान यूं ही हवाखोरी के बहाने थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया था। वो जिस इलाके में कयाम पजीर होने वाला था उसका जायजा लेना भी जरूरी था। ये तो इसकी खुशकिस्मती थी कि ये कोई मोहल्ला टाइप जगह नहीं थी, वरना अब तक उसकी शोहरत के फसाने जुबाने ज़द-ए-आम
हो चुके होते। यहाँ ज्यादातर दूसरे दर्जे के सरकारी और गैर सरकारी अफसरान ही रहाइश पजीर थे और ये लोग खुद को मुहज्जब और तालीम याफ्ता जाहिर करने के लिए एक दूसरे के मामलात में कम ही दखल दिया करते थे। ना ही किसी घर को इल्म होता था कि दूसरे घर में क्या हो रहा है, लेकिन टीवी का एंटीना देखकर वो ये बात जरूर जान गए थे कि जगन्नाथ सहाय के घर टेलीविजन जरूर आ गया है। ज्यादा ने यही अंदाजा लगाया था कि महकमे से अपने बकायाजात हासिल करते ही बूढ़े का दिमाग चल गया है, जो उसने फजूल खर्ची शुरू कर दी है। रात गए जब वरुण कुमार घर वापस आया तो उसके कमरे का हुलिया ही तब्दील हो चुका था। एक के बजाय वहाँ 3 पेंटिंग्स नस्ब थी। कुर्सियों के कुशन बदले जा चुके थे। उसकी जूतियां सलीके से एक तरफ रखी थी और शेफ का सामान एक छोटे से सिंगार मेज पर धरा था। ये सिंगार मेज उसके कमरे में एक कोने में रखा गया था और ताज़ा खरीदा हुआ नजर आ रहा था। अपनी दांस में वो चोरों की तरह दबे पांव घर में दाखिल हुआ था। घर के तमाम लोग ड्राइंग रूम में जमा थे और बाहर का किसी को होश नहीं था। अभी उसने बामुश्किल कपड़े तब्दील ही किए थे जब दरवाजे का पर्दा सिरका और रमा अंदर दाखिल हुई। शायद वो किसी काम से इधर आई थी। खान ने जानबूझकर कमरे की लाइट ऑन नहीं की थी। जैसे ही रमा ने बटन दबाया और रोशनी में उसकी नजर खान पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए जैसे उसकी कुव्वत गोयाई स्लिप होकर रह गई। फिर उसके होंठ कपकपाए। नमस्कार। उसने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए। अभी तक रमा ने अपने कपड़े भी नहीं तब्दील किए थे और वो इसके कमरे को बनाने संवारने में जुटी हुई थी। जय हिंद। खान ने मुस्कुराते हुए बड़े मुज़हका खेज अंदाज में हाथ जोड़ दिए। रमा मुस्कुराए बगैर न रह सकी। आप हर बात में सनसनी जरूर पैदा करते हैं, रमा ने बेख्तियार कह दिया। हाँ रमा जी, जब जिंदगी बिल्कुल खोखली हो जाए तो आदमी अपने इर्द गिर्द यूं ही हंगामे खड़े करके इस खला को पूरा करने लग जाता है। आप क्या हैं अरुण कुमार जी, आपने हम सबको लूट लिया, हम सबको। रमा खासी जज्बाती हो गई थी। नहीं रमा, ऐसी बात नहीं। हकीकत तो ये है रमा कि तुमने मुझे दोबारा जिंदा रहने की तहरीक दी है। मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रह गया था। बस मशीन की तरह दिन रात पैसे कमाते रहो। मुझे इस रोज बस में सफर करते हुए तुम्हारी आंखों में जिंदगी दिखाई पड़ी थी। रमा, मैं जाने किस जन्म से कुछ खोज रहा था। तुम्हें मिलकर, तुम सब लोगों को मिलकर यूं लगता है जैसे मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा सौभाग्य है अरुण कुमार जी। वो शर्म से दोहरी होती जा रही थी। खान ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर उसे बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो खुद अपनी बातों पर चौंक पड़ा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रमा के सामने भी वो आकर एक्टर क्यों नहीं बन सकता। उसकी सारी अदाकारी रमा को देखकर धरी की धरी क्यों रह जाती है। ये कोई नेक शगुन नहीं था, इसलिए कि वो यहाँ इश्क करने नहीं आया था। दुराने तरबियत उसके उस्तादा ने उसे फुलादी असाब का मालिक के खिताब से नवाजा था, लेकिन आज उसे यूं लगा जैसे वो इस रुए जमीन पर बसने वाले करोड़ों इंसानों की तरह एक बहुत ही कमजोर इंसान है। उसने रमा से जो कुछ कहा यकीनन उसके दिल की आवाज थी। आज तक उसे दिमाग के इस्तेमाल की तरबियत ही दी गई थी। ये दिल का मामला क्या था, कितना जानलेवा था, इसका एहसास तो उसे कभी न हो सका। कैसा लगा आपको हमारा घर? रमा ने उसे कहीं दूर कोई देख कर करीब लाने की कोशिश की। हमारा घर? क्या मतलब भाई? मेरा घर कहो, अपना घर कैसा ही हो, स्वर्ग लगता है सबको। ये पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं। खान ने गुफ्तगू का रुख बदलना चाहा। वाकई? रमा ने अपनी आंखें पूरी की पूरी खोल कर उस पे बिजली कराई। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आता क्या? नहीं, क्यों? इसलिए अरुण कुमार जी कि ये तो एक नालायक मुसव्वरा की बनाई हुई है, यानी मिस रमा सहाय की। आशा अचानक ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। खान को यकीन था कि वो छुपकर अभी तक दोनों की गुफ्तगू सुनती रही है। उसकी इस तरह आमद रमा को वाकई नागवार गुजरी थी, लेकिन आशा चुप न रह सकी। मैं भी कहूँ, आखिर रमा जी कहाँ गायब हो गई हैं? उसने बड़े शरारती लहजे में कहा। रमा, अगर ये तुम्हारी बनी हुई पेंटिंग्स हैं तो वाकई लाजवाब आर्टिस्ट हो। तुम्हारे ज़हन की सारी खूबसूरती तुम्हारी उंगलियों के रस्ते इस कैनवस पर बिखर गई हैं। खान वाकई पेंटिंग से खासा मुतासर नजर आ रहा था। तीनों एक दूसरे के ताक़ुब में ड्राइंग रूम में चले आए। दोनों मियाँ बीवी और कशूर उसे आता देखकर इस तरह एहतरामन उठ खड़े हो गए जैसे उनका मुर्शिद अंदर दाखिल हुआ हो। कशोर ने भैया जी का विर्द करते हुए उसे जबरदस्ती अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। उसने अभी से जीन पहन रखी थी। रात गए तक वो लोग टीवी के गिर्द जमा रहे। खाना सबने वहीं खाया। अपनी अपनी थालियां सामने रख के वो टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे रहे। उनकी भूख तो जैसे बिल्कुल ही गायब होकर रह गई थी। खान और साहिब खान के कमरे में चले आए। खान ने उसे बता दिया था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब उसकी चौखट से आने लगा है। उसने साहिब को यह भी बता दिया था कि मुल्क भर में उसका हजारों रुपया उधार में फंसा हुआ है, जो कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए से जायद की रकम बनती थी।
और उसके भाइयों ने बड़ी चालाकी से यह सारा उधार उसके खाते में डाल दिया है। उसने अपने पास मौजूद 15,000 रुपए सहाय के सामने रखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सहाय के पास इस वक्त तक अपनी सर्विसेज के बकायाजात में से बमुश्किल 8-10 हजार रुपए ही बचे थे। खान ने उसे इस बात के लिए रजामंद कर लिया था कि सहाय और वो मिलकर एक कंपनी बनाए और खुद फौज, पुलिस वगैरह में रजिस्टर करवा कर वहाँ से छोटे छोटे सप्लाई ऑर्डर वसूल कर लिया करें। रजिस्ट्रेशन का जिम्मा भी उसने खुद ही ले लिया था। सहाय ने उसकी हदायत पर सर तस्लीम खम कर दिया। खान ने उसके सामने मुस्तकबिल की एक ऐसी शानदार तस्वीर खींची थी कि बूढ़ा सहाय अभी से खुद को लखपति ठेकेदार महसूस करने लगा था। खान का दिल गवाही दे रहा था कि वो जरूर बतौर C या B क्लास सप्लाईज खुद को रजिस्टर्ड करवा लेगा। रिश्वत से यहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता था, इसका अंदाजा उसने बखूबी लगा लिया था। एक मर्तबा आर्मी की बैरकों तक रसाई हासिल कर लेने के बाद वो अपने मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था, इसका भी उसे बखूबी अंदाजा था। सहाय के ना करने के बावजूद खान ने वो सारी रकम जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दी थी। जाते जाते उसने आंखों में आंसू भरकर और बड़े रकत आमेज लहजे में जगन्नाथ सहाय से इल्तिजा की थी, बाबूजी भगवान के लिए कभी भूल कर भी मेरे माजी से मुतल्लक कोई बात मुझसे न पूछिएगा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने आज ही आपके घर जन्म लिया है और पिछला जन्म मैं भूल चुका हूँ। सहाय ने बेकरार होकर उसे सीने से लगा लिया और इस बात का उसे विश्वास दिलाया कि इस खानदान और बरादरी का कोई फर्क कभी ये तसव्वुर भी नहीं करेगा कि वो कोई और है। वो सब उसके जज्बात का हर तरह से एहतराम करेंगे। खान के समझाने पर सहाय ने ये भी कहा कि वो हर मिलने वाले को यही बताएगा कि अरुण कुमार उसके मरहूम दोस्त का इकलौता बेटा है जिसके माँ बाप हादसे में मर चुके हैं और अब वो इसके पास रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका बापूजी, जाने आपके एहसानात का बदला कभी चुका भी पाऊंगा या नहीं, उसने आंखों से आंसू पूछते हुए सहाय को कहा। और इतनी देर में रमा भी अपने माता, बहन और भाई के साथ कमरे में दाखिल हो गई। उस वक्त वो दोनों, उसका बापू और खान, गहरी सोचों में डूबे हुए थे। उसका बाप तो एक जवान बेटे के मिल जाने पर भगवान का जी ही जी में शुक्रिया अदा कर रहा था और खान इन ख्यालों में गुम था कि मुस्तकबिल की इस मंसूबा बंदी में कोई खला तो बाकी नहीं रह गया। आप लोग कहाँ खो गए हैं? उसकी माता ने सहाय को झंझोड़ा तो वो बोला, यही तो हम हैं इस कमरे में। तो फिर बच्चों को सोने देना। माताजी बोली, रात काफी बीत चुकी है। ये सुनते ही सब ने अपने अपने कमरों की राह ली।